नमस्कार। राम राम सभी को। आज हम कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे थे, तो अब हम क्लोरोप्लास्ट का अध्ययन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक का एक भाग है। तो क्लोरोप्लास्ट यह हरित लवक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। हरित लवक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है, यानी दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है हरित लवक। और ये प्लांट सेल और युगलिना में पाया जाता है। हरित लवक पादप कोशिका और युगलिना, प्लांट सेल एंड युगलिना में हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसमें भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट में भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। पादपों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हरित लवक में होती है। ठीक, हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट का ये चित्र। इस एक सिक्के को थैलेकॉइड कहा जाता है। इस एक सिक्के को थैलेकॉइड कहा जाता है। और इस पूरे समूह को ग्रेना कहा जाता है। इस पूरे समूह को ग्रेना कहा जाता है। इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और ये जो ग्रेना है वे इस पट्टी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसे इंटरग्रेनम पट्टी कहा जाता है। इंटरग्रेनम पट्टी कहा जाता है इस पट्टी को। और इसकी ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, इसमें भी 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट का चित्र हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। ये प्लांट सेल एंड यूग्लिना में पाया जाता है। वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसमें भी 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। इसे थैलेकॉइड, इस पूरे भाग को ग्रेना, और इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इस पट्टी को इंटरग्रेनम पट्टी कहा जाता है। ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर। और इसमें भी 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एक बार अपनी कॉफी में उतारिए इन सभी को। तो राइबोसोम, अब हम राइबोसोम का अध्ययन करते हैं। राइबोसोम, इसे पेलेडे कण कहा जाता है। राइबोसोम को पेलेडे कण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जॉर्ज पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की, इसलिए राइबोसोम को पेलेडे कण कहा जाता है। जॉर्ज पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की, इसलिए राइबोसोम को पेलाडे कण भी कहा जाता है। और यह सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग और सबसे बड़ा कोशिकांग, तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड, ठीक, और सबसे छोटा कोशिकांग तो राइबोसोम। झिल्ली रहित कोशिकांग सबसे छोटा तो राइबोसोम। ये आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होता है। राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम राई और आर, तो याद रखिए राई और आर। तो आरएनए से तथा प्रोटीन से निर्मित होता है राइबोसोम। आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। आरएनए का निर्माण, एक तो डीएनए और एक आरएनए, तो आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। अतः राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। अतः कोशिका केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो केंद्रिका को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, और राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक 70S प्रकार का राइबोसोम और एक 80S प्रकार। एक 70S प्रकार और एक 80S प्रकार। एस यानी होता है सेट वर्ग इकाई या अवसादन गुणांक, जो कि इसकी राइबोसोम मापने की इकाई है सेट वर्ग इकाई या अवसादन गुणांक। तो राइबोसोम दो प्रकार का, 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। 80S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है।
और 80 इस प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 70 इस प्रकार तो राइबोसोम की भी उप इकाइयां होती है। तो इसकी उप इकाइयां एक 50S और एक 30S, और ये दोनों उप इकाइयां मैग्नीशियम नामक तत्व से जुड़ी होती है। राइबोसोम की दो उप इकाइयां एक 50S और एक 70S, और ये दोनों मैग्नीशियम तत्व से जुड़ी रहती है। इसी प्रकार 80S प्रकार की भी दो उप इकाइयां एक 60S और एक 40S, ये भी मैग्नीशियम तत्व से जुड़ी रहती है। ये भी मैग्नीशियम तत्व से जुड़ी रहती है। ठीक, तो राइबोसोम को पेलाडी कण कहा जाता है। इसके खोजकर्ता जॉर्ज पेलाडी, इसलिए इसे पेलाडी कण कहा जाता है। और सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम, कहीं कभी भी यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होता है। राइबोसोम आरएनए प्रोटीन से निर्मित होता है। आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है, अतः राइबोसोम का निर्माण भी केंद्रिका में होता है। अतः केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लास्टिड और 80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ऐसे यानी सेट वर्ग इकाई, अवसादन गुणांक, और इसकी उप इकाइयां 50S और 80S। तो यहाँ पर आप इन्हें जोड़ना नहीं है, ये दोनों जोड़ने नहीं है, वरना आप कहे कि ये गलत है। तो यहाँ पर 50S और 30S को जोड़ना नहीं है, ये इसकी उप इकाइयां हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ना नहीं है, 60S और 80S को, वरना आप कहोगे कि ये 80 नहीं हो रहा, तो इन्हें जोड़ना नहीं है, ये इसकी उप इकाइयां है। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो लिखिए सभी एक बार। तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां मैग्नीशियम तत्व से जुड़ी रहती है। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां मैग्नीशियम तत्व से जुड़ी रहती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम, तो पॉलीसोम को प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किसे? पॉलीसोम। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो पॉलीसोम को प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां मैग्नीशियम तत्व से जुड़े रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है। और पॉलीसोम को प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है पॉलीसोम को। तो एक बार इसे लिखिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसके खोजकर्ता पोर्टर। और एक मात्र कोशिकांग है जो केंद्रक से जुड़ा रहता है। यह केंद्रक ठीक, और यह केंद्रक और ये केंद्रक झिल्ली, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक से जुड़ी रहती है। तो एकमात्र कोशिकांग है जो केंद्रक से जुड़ा रहता है। के कार्य क्या है? तो कोशिका को यांत्रिक सहारा देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। और ये अंतःकोशिकीय स्थानांतरण का कार्य करता है। अंतःकोशिकीय स्थानांतरण का कार्य कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। और भी दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ और एक रफ यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER दो प्रकार की होती है, ठीक। तो दोबारा पढ़ते हैं। तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रतव्य जालिका का खोज करता पोर्टर, और ER एकमात्र कोशिकांग है जो केंद्रक से जुड़ा रहता है। इसके कार्य है कोशिका को यांत्रिक सहारा देना। ये अंतः कोशिकीय स्थानांतरण का कार्य करता है। ER भी दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंड रफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इन क्लासों का लाभ ले सके। धन्यवाद।